शाम का टाइम था, 5 बजे 6 बजे का टाइम था। सब बाहर बैठे थे, बेटा हस्बैंड बाहर बैठा हुआ था, मैं अंदर गई। तो मैं इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो मतलब 3-4 महीने अब क्या होगा हमारी लाइफ का। ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि खत्म हो गई मेरी लाइफ। तो मैंने उस टाइम क्या किया, मेरे पता नहीं क्या चढ़ गया मेरे दिमाग में, ऐसा हो गया था कि मेरे दिमाग में सब कुछ ओझल हो गया था। तो मेरे सामने एक ब्लेड पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे ही ऐसे काटना शुरू किया। जैसे मैंने काटा, 2 बार काटा, तीसरी बार काटा तो मेरा पूरा ब्लड फैल गया। फिर उसके बाद हस्बैंड आए, उसके बाद मैं उस टाइम बेहोश हो गई थी। मेरे को डॉक्टर बोले आपने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया। बहुत सारे लोग बोलने लगे। सब जगह वो हो गया था कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इसने काट लिया, नस काट लिया, ये ऐसी पहले से थी, अब ये ऐसे कर रही है, इसने वो कर लिया, क्या होगा उस बच्चे का। उस टाइम जितने टाइम मैं हॉस्पिटल में रही, मैं अपने बच्चे को देखती रही, मैंने क्या किया? नमस्कार, मैं हूँ आस्था, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और ओनर ऑफ काया यूनिसेक्स सैलून। हमारे सैलून के अंदर 9 से 10 स्टाफ रहते हैं और हमारा जो इनकम है वो 8 टू 9 लाख के लगभग लगभग हो जाता होगा मंथ में। ठीक है, सुन के आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा लाइफ है, बहुत अच्छी, पहले से ही ये इतनी रिच है, तो हम जो स्टॉक में क्यों आए? मैं एक बिहार के छोटे से जगह से, मधेपुरा जगह से मैं रहती हूँ, जहाँ पे उन्होंने नाम सब लोगों के लिए नया होगा। मैं उस जगह से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी पढ़ाई का स्ट्रगल तो मेरी बचपन से ही शुरू हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे वर्ड पहचानूँ, कैसे ये करूँ, तो मेरी स्ट्रगल उसी टाइम से मेरी स्टार्ट हो गई थी। जिसको आज के लाइफ में, आज के उसमें वर्ड में बोला जाए तो डिस्लेक्सिया बोलते हैं। उस टाइम तो ना मेरे पेरेंट्स उतने समझते थे, या ना हम जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं उस जगह से ये पेरेंट्स समझते होंगे। हाँ, अगर हम लोग कहते भी कि हाँ ये डिस्लेक्सिया क्या होता है, तो वो लोग नहीं समझ पाते। मैंने एक मूवी देखी थी जो कि आमिर खान की थी, तारे ज़मीं पे। तो उसमें ये चीज़ था कि भूलने की बीमारी, जो कि मैं शायद रिलेट कर पा रही थी। तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मतलब वर्डिंग समझ में नहीं आता था। पढ़ती थी, मुझे सब कुछ भूल जाती थी मैं। आपको पता ही है कि जो बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा हो तो उसके साथ क्या होता है आगे। जो मेरी मम्मा की कज़िन्स होती थी, रिलेशन में जो होती थी, तो ये बोलते थे इससे नहीं होगा, इससे मत पढ़ाओ। मतलब जो पढ़ने में ठीक नहीं है वो क्या करेगी ये? जैसे-तैसे मैंने वो चीज़ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं हमेशा सेकंड डिवीज़न ही रही हूँ, मैं उतनी पढ़ने में कभी नहीं अच्छी थी। हमारे घर की उतनी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मैंने उस टाइम सोचा कि थोड़ा-सा अपने मम्मी-पापा को हेल्प किया जाए। हालाँकि मैं उतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। फिर मैंने जॉब पकड़ा, जॉब लिया, लेकिन मेरी उतनी सैलरी उतनी नहीं थी। आई थिंक 7 टू 8,000 थी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुझे जॉब हुआ था। तो मुझे उस टाइम तो जब जिस टाइम मुझे जॉब हुआ, तो उस टाइम तो मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट समझ में नहीं आया कि मैंने सोचा कि मैं कर पाऊँगी? तो मेरी मम्मा ने कहा नहीं, नहीं कर पाओगे बेटा, तुम करो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डे मैं गई जॉब पे, तो मुझे मतलब फर्स्ट 2 डेज़ तो कुछ समझ नहीं आया, फिर 3 डेज़ जैसे-जैसे करके 1 मंथ में मुझे वो अकाउंट्स समझ में आने लगा। तो ये कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यही हाल हुआ मेरा भी। 1 मंथ की जो मेरी सैलरी आई 7 टू 8,000, तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी इमोशनल हुई वो चीज़ जान के कि मेरी सैलरी आ गई है। भले ही वो छोटी सैलरी थी, 7 टू 8,000 थी, आप लोगों के लिए बड़ी नहीं होगी। उस टाइम के लिए मेरे लिए इतना था कि आप मेरे इमोशन को आप वो नहीं समझ सकते। मैं मम्मी-पापा को वो चीज़ सैलरी दे रही हूँ। मतलब मैंने जब मेरे हाथ में सैलरी मिला, मैं उस टाइम ही जाके, इवनिंग हुआ, मैंने बैग पैक किया, मैं जाके मम्मा के हाथ में डाल दिया कि मम्मा लो, ये मेरी फर्स्ट सैलरी। मम्मा थोड़ी-सी इमोशनल हो गई और मैं तो इमोशनल थी कि मम्मा-पापा की हेल्प करूँ, आगे बढ़ूँ। सो धीरे-धीरे 6 मंथ 7-8 मंथ हो गए। तो उसके बाद आपको पता है जब लड़की मतलब जवान होने लगती है बिहार कल्चर में, खासकर बिहार कल्चर में जब लड़की जवान होने लगती है तो लगता है कि नहीं, इसकी शादी हो जाना चाहिए, 21 बास तक बहुत है। अब इसकी शादी हो जाना चाहिए, इसके बाद आपको पता है कि लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब क्रिएट किया जाता है सामाजिक दबाव के कारण। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं उस जगह पे चली गई जहाँ से मैं पहले से ही रहती आई हूँ। मतलब मैं वहीं से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं उस जगह पे पहले भी रही हूँ। तो मेरी शादी हो गई मधेपुरा में, तो फिर उसके बाद मैंने मेरे मन में जब मैं वहाँ पे गई, तो मेरे मन में घबराहट थी कि मैं मतलब कैसे सँभालूँगी मैं? 7 मंथ के बाद मैं जमशेदपुर शिफ्ट हो गई। हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं जमशेदपुर शिफ्ट हो गए
उसके बाद हमने कुछ-कुछ किया, जॉब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मैं थोड़ा-सा घर में रहती थी। उस टाइम तक मेरा विज़न क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं ऐसे ही जॉब कर रही थी अकाउंट्स लाइन में या ये लाइन में, मतलब मैं ऐसे ही जॉब कर रही थी, चल रहा था लाइफ। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरे हस्बैंड से मेरी नोक-झोंक हो गई, जिसे हम बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ में ऐसे ही होता है कि नोक-झोंक हो रहा है, चलो ठीक है। तो उस टाइम ना मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। आपको पता ही है कि मतलब लड़की पे होता है कि हाँ, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा सिचुएशन चल रहा था। हालाँकि वो ठीक है, हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक तो चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं, ये और सारे लोगों के साथ हो सकता है। उस टाइम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मैं जॉब करूँगी। मैं अब घर में नहीं बैठूँगी, अब मुझे जॉब करना है। एक वैकेंसी आया था न्यूज़पेपर में ज्वेलरी ब्रांड का, अच्छा खासा नाम है उनका, जो कि कोलकाता में है। तो मैंने सोचा मैं इसमें करके देखती हूँ वैकेंसी, अप्लाई करके देखती हूँ। हो ना हो ये आगे का वो है कॉल, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाह रही थी। उसके बाद मैं गई, तो मेरा वो सिलेक्शन 1 मंथ के बाद हो गया। फिर मैं कोलकाता से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे-जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई दोनों, फिर कोलकाता से फिर मैं जमशेदपुर आई, 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद फिर मैं यहाँ पे आई जमशेदपुर, फिर मैंने जॉब किया। उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा टाइम तो बीत ही रहा था, परिवार की तरफ से प्रेशर भी आ रहा था कि आपको पता ही है कि जो क्या है कल्चर, हमारा जो कल्चर है, बिहार कल्चर है कि हाँ, परिवार की तरह कि हाँ, अब बच्चे कर लो, अब बहुत टाइम हो गया है आपकी शादी को, थोड़े दिन बाद मेरे लड़के हो गए। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, मतलब उस टाइम तक आने लगा था कि हाँ, मुझे मतलब ये बनना है, वो करना है। अब मुझे लगने लगा था कि अब मुझे करना चाहिए। कहते हैं ना कि बाद में दिमाग खुलता है, ये चीज़ मेरे साथ भी वही हुआ। मतलब बच्चे होने के बाद ये मेरा दिमाग खुलना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड बोले थे कि दूसरा पढ़ाई वाला कर लो, जो भी करना है वो पढ़ाई वाला कर लो, जो भी क करना है, अगर तुमको करना ही है तो। फिर मेरे मम्मा बोले कि नहीं, अगर तुम्हारा इस लाइन में इंटरेस्ट है, तो क्योंकि वो मेरे साथ रही है बचपन से, तो उसको पता है कि मैं पहले से ही ऐसी हूँ, थोड़ी मॉडलिंग की, थोड़ा-सा ये हो गया, मुझे पहनना, कपड़ों का शौक या मुझे मेकअप करना, थोड़ा बहुत मुझे बचपन से ही थोड़ा बहुत ये चीज़ का शौक था। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ में ही क्यों ना जाऊँ? तो मैंने सोचा इस चीज़ में, मेरा मेकअप लाइन में ही मैं क्यों ना जाऊँ? अब मेरे लिए ये चैलेंजिंग था कि जो हमारे कल्चर है होता है, ये आप लोगों को सबको पता हो कि जो हमारा कल्चर है इसमें जो हमारे कल्चर में मेकअप आर्टिस्ट को उतना नहीं वो देखा, अच्छा नहीं देखा जाता है। तो मैंने घरवालों से बात किया, सबसे बात किया, तो लेकिन ये था कि नहीं, ये मेकअप आर्ट ये अच्छा जॉब नहीं है, आप किसी के घर जाके करोगे, ये अच्छा नहीं, किसी के घर जाके अच्छा लगता है आप लोगों को, ये अच्छा जॉब नहीं है, क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे? बच्चे होने के बाद तो थोड़ा बहुत सँभालना के लिए मैं ससुराल चली गई थी। तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग था कि वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं था कि मैं वो चीज़ का कोर्स करूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे भी मैंने सर्च किया, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे सर्च नहीं की, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अब मैं 1 साल के बच्चे को लेके मैं कैसे करूँ? मेरे लिए ये चैलेंजिंग था। मतलब अब कौन देखेगा? मेरे पेरेंट्स भी, ये है कि मेरे पेरेंट्स भी दोनों मम्मा-पापा भी जो दोनों जॉब करते थे। अब मेरे कौन देखेगा? फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। मुझे करना है। मेरे हस्बैंड का वहाँ पे जॉब था धनबाद में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। फिर मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने उनको बोला कि मैं जा रही हूँ, लुधियाना जा रही हूँ मैं कोर्स करने। लेकिन ये था मेरे लिए, ये चैलेंजिंग था, मैं वहाँ यहाँ से 1 साल के बच्चे को लेके मैं वहाँ पे रहना, मेरे लिए ये चैलेंजिंग था, मैं कैसे जाऊँ? कोई फैमिली नहीं मान रहा था कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप एक कोर्स के लिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, जो घर-घर जाके करेगा, वो आप जाके कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता। फिर भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, फिर भी मैंने अंदर से थोड़ी-सी स्ट्रांगनेस लाई कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, अभी मैं करूँगी। मेरा ये लाइन है, मैं वो चीज़ करूँगी। उसके बाद मैंने देखा कि चलो ठीक है, चैलेंज थोड़ा-सा पार, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोले ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि करना है, तो चलो जाओ, मैं तुमको वहाँ पे ये छोड़ देता हूँ वहाँ पे, तो तुम करना। बाकी तुम देख लो कैसे करना है, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे जॉब है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मेरी जर्नी वहाँ से, मेकअप की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, मेरे मम्मी-पापा जो है ना लुधियाना में मेरे शादी के बाद वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे जॉब करने के लिए। उस टाइम ऐसा होता था कि बच्चे को मैं क्रैच में छोड़ती थी 2 घंटे के लिए, फिर मैं भागी-भागी जाती थी, फिर वहाँ पे सीखने के लिए जाती थी। फिर सीख के मैं वहाँ पे सीख के प्रैक्टिस करके फिर आती थी। ऐसा सिलसिला
मेरे साथ बहुत दिन तक चलता रहा। फिर उसके बाद देखते-देखते मेरे कोर्स कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने सोचा कि चलो अब मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, फिर उसके बाद उस टाइम कोरोना आ गया। अब मेरे लिए ये था कि मैंने जो कोर्स किया है, उसके बीच में गैप आ जाएगा। अब मैं कैसे करूँगी? लेकिन इतना ही नहीं था मेरे साथ, अब आगे बहुत कुछ होने वाला था। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड के भी उसी टाइम मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। अब मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरे साथ क्या ना मेरे हस्बैंड का जॉब है, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, मैं कहाँ से क्या करूँगी? तो ऐसे सिलसिला ना 2-3 महीने तक वो सिलसिला चलता रहा मेरे साथ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ये जो टाइम था मेरे लिए इतना ज़्यादा डिप्रेसिव था कि मैं बता नहीं सकती ये मेरे सिचुएशन कहाँ तक लेके गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ? क्या कर पाऊँगी? ना मेरे हस्बैंड का जॉब था, साल भर का बच्चा था। मेरी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं थोड़ी-सी डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन मीन्स मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि अंधेरा लग रहा था। मैंने उस टाइम एक रात की बात है, मैं उस टाइम कुछ नहीं था, घर में बाहर सब बैठे हुए थे, मैं अंदर गई। मैं इतनी डिप्रेशन में वो हो चुकी थी, अंदर गई, फिर उसके बाद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर मेरी जहाँ पे हॉस्पिटल में आँखें खुली, मेरे हस्बैंड मेरे को लेके चले गए थे डॉक्टर के पास। मेरे को डॉक्टर बोले आपने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे लोग बोलने लगे। सब जगह वो हो गया था कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इसने काट लिया, नस काट लिया, ये काट लिया, वो काट लिया। जितने टाइम मैं हॉस्पिटल में रही, मैं अपने बच्चे को देखती रही, मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैं ये मेरा थोड़ी जर्नी है। ये मुझे थोड़ी है कि आपको इसके बाद आपको दुनिया नहीं रहेगी, आपको आगे नहीं बढ़ना है। मैं उस टाइम ही अपने बच्चे को देख के कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरा जर्नी यहीं पे अंत नहीं होगा, मुझे आगे जाना है। तो मैंने ये साहस जुटाया, फिर उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई, मेरे 4-5 महीने बीते, फिर धीरे-धीरे हालात ठीक होने लगे। उसके बाद हालात जैसे ही ठीक हुए, फिर उसके बाद हस्बैंड का भी न्यू जॉब ढूँढा उन्होंने। मैंने भी ये ठाना कि मैं भी अब दिल्ली आके उसी कोरोना में, सेकंड वेव कोरोना में मैं दिल्ली आके मैं चाह रही थी कि मैं कुछ भी करके मैं यहाँ पे कुछ भी करके मैं ट्राई करूँ। सेकंड वेव कोरोना में ही मैं दिल्ली गुड़गाँव आ गई। गुड़गाँव में मैंने अपने ही घर में 2 रूम का सेट लिया। अपने ही घर में एक छोटा-सा मैंने उसी में मिरर लगा लिया, 2-3 चेयर रख ली। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। धीरे-धीरे मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे क्लाइंट भी आने लगे। मेरे साथ तो ये भी सिचुएशन था कि हस्बैंड का उतना अच्छा जॉब नहीं था अभी भी। अभी भी उतना अच्छा जॉब नहीं था, मेरे को रेंट भी भरना था। आपको ये पता ही है गुड़गाँव का रेंट कितना कॉस्टली है। इतना महँगा है, इतनी महँगाई में मेरे या तो मेरे को उतना अभी अभी भी मुझे वो नहीं मिल रहे थे, अभी भी मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, मुझे फिर भी डिप्रेशन से लग रहा था कि नहीं अब लेकिन मुझे अब मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जैसे कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, मुझे आगे बढ़ना, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, एनी हाउ मुझे वो काम करना है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट या मुझे बहुत सारे अभी काम करना है जो कि मैं अभी आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए मददगार साबित होगी। तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा मजबूत बनाया, अपने आप को थोड़ा-सा कहते हैं ना शाबाशी देना अपने आप को भी ज़रूरी होता है। तो वो मैंने शाबाशी दिया कि नहीं-नहीं तुम अच्छा कर सकती हो, वो चीज़ तुम करोगी। फिर मैं आगे बढ़ी। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते मेरे पास काम भी आने लगे, अच्छे काम आए। अच्छे मेरा जो मेहनत हो रहा था वो सफल हो रहा था। मुझे भी क्लाइंट की तरफ से बोलने लगे कि हाँ, आपका मेकअप अच्छा हो रहा है, आपका मेकअप स्किल अच्छा है, आपकी आप जैसे बोल रहे हो, आप जैसे डील कर रहे हो, वो अच्छा है। मुझे धीरे-धीरे वो चीज़ कॉन्फिडेंट मिलता गया। जैसे-जैसे मुझे कॉन्फिडेंट मिला, मेरे बहुत अच्छे-अच्छे क्लाइंट भी मिले। वो चीज़ क्लाइंट मिलने के बाद मुझे धीरे-धीरे वो टाइम बीतता गया। उसके बाद मेरी जर्नी आज ये हुई कि मैं एक सैलून की ओनर हूँ। आज ये सिचुएशन है कि मेरे क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। आज के टाइम पे मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कुछ-कुछ सेलिब्रिटी का मैंने मेकअप किया है। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी जमा होने लगे। जैसे-जैसे पैसे जमा होते गए मेरे मेकअप ब्राइडल आने लगे। उसके बाद मेरे धीरे-धीरे टाइम बीतता गया। मेरा जो बेसिक था, बेस जो था मेरा स्ट्रॉन्ग होता गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हाँ, एक सैलून ओपन करते हैं। भगवान की दया से आज वो सैलून अच्छा चल रहा है, अच्छी इनकम हो रही है। उसके बाद मैं 9 से 10 लोगों का परिवार का पेट पाल रही हूँ। इससे ज़्यादा क्या होगा मेरे लिए मेहनत का फल। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कम्फर्ट ज़ोन में मत रहिए। कम्फर्ट अगर ज़ोन में आप रह रहे हो तो मतलब वो चीज़ इम्पॉसिबल है।
आपसे होना ये फिर आपसे होगा नहीं। लेकिन जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, उसके बाद आप करते खुद ही ट्राई करते हो, खुद ही पहल करते हो कि नहीं मुझे करना है ये चीज़, चाहे वो किसी फील्ड में हो। मैं ये देखती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ख़ासकर कि जो बिहार की लड़कियाँ हैं, जो भी मेरे मेरे घर से, मेरे गाँव से जो बिलॉन्ग करती है, जो भी करती है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी, अगर मैं जैसे जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ, जिस जगह पे जो मुझसे कुछ नहीं हो पाया तो मैं कर ले रही हूँ, तो वो भी कर सकती है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए जोश का होना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ एक शुरुआत हुई। देश के कोने कोने से सबसे प्रेरणादायक कहानियों को चुनकर हर उस शख्स तक पहुंचाने की जो बड़े सपने देखता है। इसी सोच का नाम है जोश टॉक्स। ये वो मंच है जहां कई रोल मॉडल्स आते हैं और अपने जीवन की प्रेरणादायक कहानियां हमारे साथ शेयर करते हैं। वो अपने जीवन के उन किस्सों के बारे में बताते हैं जब वो असफल हुए, उन्होंने गलतियां की, कई बार हिम्मत भी टूटी, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करके ही माने। कई बार किसी स्पीकर की कहानी सुनकर हमें भी उनके संघर्ष को नजदीक से समझने का, उनसे बात करने का मन किया होगा। अगर हमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो हम सबके लिए एक खुशखबरी है। जोश टॉक्स अब प्रेरणादायक कहानियां लेकर हमारे शहर में आ रहा है। नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और जोश टॉक्स लाइव अटेंड करने का मौका पाएं। आइए हम सब मिलकर एक नए जोश के साथ जीवन में कुछ करके दिखाएं और बड़े सपनों को हकीकत बनाएं।